हेलो बच्चों, तो मैं हूँ अदिति और स्वागत है आपका लेट्स क्रैक विद अदिति में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी टेट के लिए ईबीएस, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। और ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एनिमल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम सी टेट के लिए पढ़ने वाले हैं। जो आइए हम चलते हैं सी टेट की प्रिपरेशन करते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से। पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा और यही टॉपिक्स आएंगे आपके सी टेट के एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ईबीएस में हमारी 6 मेन थीम्स है। जो पूरी हमारी ईबीएस है ना, जो वो हमारी 6 थीम्स पे आधारित है। 6 मेन थीम्स उसकी। तो उसकी पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम्स हैं। जो सब थीम्स है, एक रिलेशनशिप, एनिमल्स, प्लांट्स एंड वर्क एंड प्ले। दूसरी हमारी थीम है फूड। तीसरी हम फूड, भोजन। और ये थीम्स हमारे एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हमें ये थीम्स भी याद करनी पड़ेंगी। ये थीम्स याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि कौन सी ईबीएस की कौन कौन सी थीम्स है, ईबीएस की ये थीम है या नहीं है, ईबीएस की 6 थीम्स कौन कौन सी है, इनमें से कोई भी 3 नाम दे दिए जाएंगे, 4 नाम, उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा। इस तरह से थीम्स भी पूछी जाती हैं। तो ये हमारी 6 मेन थीम्स है ईबीएस की। तो इसका पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी 4 सब थीम्स है। फिर दूसरी है फूड यानी कि भोजन। तीसरी शेल्टर यानी कि आवास। और चौथी है वाटर यानी कि पानी। तीसरी, पांचवी है ट्रेवल, यात्रा। एंड लास्ट है 6 थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं। ये हमारी 6 मेन थीम्स है ईबीएस की। और यही थीम्स हमसे पूछी जाती हैं ईबीएस के एग्जाम में। ये थीम्स भी हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये थीम्स भी 6 की 6 थीम्स भी याद रखनी पड़ेंगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एनिमल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमारा उसमें पहला टॉपिक है एलिफेंट। तो हम आइए एलिफेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एलिफेंट के बारे में क्या क्या सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम एलिफेंट के बारे में देखते हैं। एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और भारत में हाथियों की सबसे बड़ी संख्या कर्नाटक राज्य में है। भारत में जो हाथी है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में है। हाथी जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, मीन्स ग्रुप में रहते हैं। और हाथी का एक जो बच्चा होता है, मेल नर शावक होता है, वो 14-15 साल की उम्र में अपने एक ग्रुप को छोड़ देता है। ग्रुप में कौन कौन रहता है? फिर ग्रुप में मादा हाथी और उनके बच्चे समूह में रहते हैं। और यह समूह सबसे पुरानी मादा एलिफेंट, जो सबसे पुराना मादा हाथी होती है, वो उस समूह का नेतृत्व करती है, वो उस समूह को संभालती है, जिसमें लगभग 10 से 12 हाथी होते हैं। एक समूह में कितने हाथी होते हैं? हमसे ये पूछा जा सकता है कि एक समूह में कितने हाथी होते हैं, तो हमें आंसर देना होगा कि 10 से 12 हाथी होते हैं। एक हाथी के समूह का नेतृत्व कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सीटेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें बताएंगे जो सबसे ज्यादा बूढ़ी जो मादा हाथी होती है वो समूह का नेतृत्व करती है। और जो समूह में नर शावक होते हैं, नर बच्चे होते हैं, वो 14-15 साल में समूह को छोड़ देते हैं। हाथी के जो नर बच्चे होते हैं, मीन्स मेल एलिफेंट्स जो होते हैं, वो 14-15 साल में अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं। फिर यह हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और यह खुद को हवा देने और सुनने में भी मदद करता है। हाथी के कान जो बहुत बड़े होते हैं, क्वेश्चन आया था सीटेट में कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, तो ये किस चीज में उसकी मदद करते हैं? तो उसको, हाथी को खुद को हवा करने में बहुत मदद करते हैं हाथी के कान। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए इसे अधिक गर्मी महसूस होती है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए इसे गर्मी ज्यादा लगती है। इसलिए उसे गर्मी ज्यादा लगती है। इस वजह से हाथी पानी में खेलना पसंद करता है, गंदे पानी में, कीचड़ में खेलना पसंद करता है, क्योंकि उसे गर्मी ज्यादा लगती है। एक हाथी का गर्भधारण काल या अवधि 22 महीने की होती है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि एक हाथी के गर्भधारण काल की अवधि क्या होती है, तो उसकी 22 महीने होती है, 22 मंथ्स। तो हमें ये भी याद रखना है कि अवधि क्या होती है। इस दुनिया में अधिकांश हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मीन्स मोस्टली हाथी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते खाते। तो ये भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया कि हाथी एक दिन में लगभग कितने पत्ते खा लेते हैं। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज किया जाता है कि 200 किलो खा लेते हैं, 1 क्विंटल खा लेते हैं, 2 क्विंटल खा लेते हैं, इस तरह से हमें कंफ्यूज किया जाता है। तो हमें बताना है कि 100 किलो पत्ते खा लेते हैं। 100 किलो मतलब 1 क्विंटल पत्ते खा लेता है एक दिन में। एक हाथी 1 क्विंटल मीन 100 किलो पत्ते खा लेता है।
और 3 महीने की उम्र में हाथी के बच्चे का अनुमानित वजन मीन्स अप्रोक्सीमेट वेट जो होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वो 200 किलोग्राम होता है मीन्स 2 क्विंटल। तो ये इसी दो चीजों में हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना वजन होता है, कितने पत्ते खा लेता है। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने होंगे कि एक हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते खा लेता है मीन्स 1 कुंटल पत्ते खा लेता है, और 200 किलोग्राम वजन होता है एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का मीन्स 2 कुंटल। एक हाथी का औसत जीवन काल लगभग 70 वर्ष है। मीन्स एक हाथी का जो जीवन काल है वो कितना एवरेज है, एवरेज जीवन काल जो होता है एवरेज एज वो 70 ईयर्स होती है। हाथी वह जानवर है जो लगभग 2 से 4 घंटे सोता है मीन्स सबसे कम सोता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में। ये क्वेश्चन कई बार आया कि हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है जिस कारण वो सबसे ज्यादा सोता है, पूरे दिन सोता रहता है, वो बहुत अधिक सोता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। तो हमें याद रखना है कि हाथी जो जानवर है वो सबसे कम सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी, हाथी सबसे कम सोता है और 2 से सिर्फ 4 घंटे ही सोता है। नया हमारा पॉइंट है, नया टॉपिक स्लॉथ। अब हमें स्लॉथ के बारे में जानना है। ये है स्लॉथ, ये एक ऐसा जीव है जो पेड़ से उल्टा लटक कर सोता रहता है, सबसे आलसी जीव है। इसका नाम ही है स्लॉथ। स्लॉथ का मीन्स भी होता है आलसी। स्लॉथ एक एनिमल है जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। ये एक भालू की तरह दिखने वाला जानवर है लेकिन भालू नहीं होता। ये पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ये 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक कर 17 घंटे तो सोता है। क्योंकि ये सीटेट में कई बार पूछा गया है कि स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर 20 घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है, 12 घंटे सोता है, 22 घंटे सोता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ये याद रखना है कि स्लॉथ पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। हमें एग्जैक्ट 17 ही याद रखना है कि 17 आवर्स ही सोता है ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। मीन्स ये इतना आलसी है कि जिस पेड़ पर रहेगा उसी की पत्तियां खाएगा। और ये वॉशरूम के लिए भी, टॉयलेट के लिए भी सिर्फ पेड़ से हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। वो पूरे टाइम उसी पेड़ पर रहता है, वो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। स्लॉथ एक शाकाहारी जानवर है। ये एक शाकाहारी है, ये जिस पेड़ पर रहेगा उसी की पत्तियां खाता रहेगा। यह सप्ताह में केवल एक बार शौचालय के लिए जमीन पर उतरता है। पेड़ से देखा ये कितना आलसी है, पेड़ से सिर्फ एक बार, एक हफ्ते में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरेगा, सिर्फ वो एक पूरे वीक में सिर्फ एक बार। स्लॉथ एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और यह अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है। इसका मतलब यह है कि इसका जीवन काल 40 साल है। स्लॉथ जो है वो एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है, 5 साल तक उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है, फिर 5 साल बाद वो दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। इस तरह से ये 8 पेड़ टोटल बदलता है। मीन्स इसका एवरेज ईयर है, वो एवरेज जीवन काल है जो उसका वो 40 साल का, ये लगभग 40 साल जीता है। एक पेड़ पर 5 साल रहेगा, उसकी पत्तियां खाएगा, उसी पेड़ जिस पे रहेगा उसी पेड़ की पत्तियां खाएगा, उस पेड़ की पत्तियां खा लेगा, फिर 5 साल बाद फिर दूसरे पेड़ पे जाएगा, उस पेड़ की पत्तियां खाएगा, जिस पे रहेगा उसी पे। ये तो हमें इसमें ये स्लॉथ के बारे में कुछ ये पॉइंट याद रखने की, ये पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है। वो एक शाकाहारी जानवर है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ये एक पेड़ पर लगभग 5 साल रहता है और पूरे जीवन काल में 8 पेड़ बदलता है। इसका मतलब इसकी उम्र जीवन काल जो है वो 40 साल है। ये हमें पॉइंट्स याद रखने के लिए यही पॉइंट डायरेक्ट आते हैं सीटेट के एग्जाम में। मैंने ये डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, पीडीएफ बनाई हुई है, कि आप यही पॉइंट्स याद करेंगे, यही पॉइंट्स आते हैं आपके में, एक बार पढ़ लें उसी में ये याद हो जाएंगे। स्लॉथ दुनिया में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये स्लॉथ कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो स्लॉथ मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्लॉथ अपने नाम की तरह एक आलसी जानवर है। ये तो देखो पता चल गया, ये अपने नाम की तरह एक आलसी जानवर है, क्योंकि जो पेड़ से सिर्फ एक हफ्ते में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है, पूरे दिन पेड़ पे उलट कर सोता रहता है, 17 घंटे तक सोता है। बचे टाइम में उस जिस पेड़ पर रहेगा उसी की पत्तियां खा लेगा, फिर आराम से सो जाएगा। इतना आलसी जानवर है ये। टाइगर, टाइगर बाघ। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन इसमें आता है कि टाइगर के ये होती हैं धारियां, ये किस कारण से होती हैं इनके ऊपर। तो ये इसका आंसर होगा कि एनवायरमेंट की वजह से होती है, वहां के वातावरण की वजह से। हमें इसका आंसर यही लगा के आना है सीटेट में कि इस पे जो स्ट्रिप्स होती हैं, इसकी धारियां होती हैं इसके शरीर पर, ये वहां के इसके वातावरण की वजह से होती हैं। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
भारत में अधिकांश बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि भारत में अधिकांश बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और बूढ़ी बाघिन समूह का नेतृत्व करती है। जैसे हाथी का एक ग्रुप होता है, वैसे सभी का एक ग्रुप होता है। ग्रुप में कौन रहेगा, जो फीमेल होगी वो रहेगी और बच्चे रहेंगे। तो इसमें भी यही है कि बाघिन जो फीमेल टाइगर है और बच्चे उसके बच्चे ग्रुप में रहेंगे, और जो सबसे ज्यादा ओल्ड टाइगरेस होगी, जो सबसे ज्यादा बूढ़ी बाघिन होगी, वो समूह का नेतृत्व करेगी। नर बाघ जो होगा उसका मेल चाइल्ड होगा, वो 2 से 3 साल की एज के बाद अपना ग्रुप छोड़ देगा। उसे जैसे ही वो 2 या 3 साल का हुआ, उस 2-3 साल की एज के बाद उसे अपना ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, उसे अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन जो फीमेल टाइगर्स होगी वो ग्रुप में ही रहेगी अपने बच्चों के साथ। बच्चे भी फीमेल जो होंगे वो ग्रुप में ही रहेंगे, लेकिन जो मेल बच्चे होंगे वो 2 से 3 साल के बाद अपने ग्रुप को छोड़ देंगे। जो ग्रुप का लीडर कौन होगा, जो ग्रुप का नेतृत्व करेगा, वो होगी सबसे ओल्डेस्ट टाइगर। जो सबसे बूढ़ी टाइगर होगी वही ग्रुप का लीडर होगी। एक बाघ अंधेरे में भी मानव की आंखों की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकता है। मीन्स दो दो आंखें 4 पैर, मीन्स 4 2 6 हो गए, तो वो ह्यूमन से 6 गुना अधिक देख सकता है। एक बाघ जो है वो ह्यूमन से, हम लोगों से, मानव से 6 गुना अधिक देख सकता है, रात में भी, रात के अंधेरे में भी। 4 पैर 2 आंखें, याद करने की ट्रिक देखिए, 4 पैर उसकी 2 आंखें, तो मीन्स 4 और 2 6 हो गए, तो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। एक टाइगर जो है वो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। ये क्वेश्चन कई बार आया सीटेट में कि एक बाघ अंधेरे में मानव की आंखों की तुलना में कितना गुना अधिक देख सकते हैं, तो ऑप्शंस आ जाते हैं 4 5 6 इस तरह से। तो हमें याद रखना है कि 6 गुना अधिक देख सकता है। टाइगर की जो मूछें होती हैं वो काफी लंबी होती है, और ये किस लिए होती है, ये अंधेरे में अपना, जब रात होती है अंधेरा होता है तो उसमें अपना रास्ता खोजने में मदद करती है, ये डायरेक्शन बताती हैं। ये जो उसकी मूछें होती हैं वो उसके डायरेक्शन बताती हैं कि किधर क्या है, किधर कौन सी डायरेक्शन है, और रास्ता खोजने में मदद करती हैं उसकी मूछें। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि टाइगर की मूछें लंबी होती हैं, ये अंधेरे में अपना रास्ता खोजने में मदद करती हैं। ऐसे पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम से, वही पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको वही पॉइंट्स याद करने पढ़ने हैं। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बाघ जंगल में हवा के कारण सरसराहट में अंतर देख सकते हैं। मीन्स जंगल में जो सरसराहट हो रही है वो हवा के कारण हो रही है, या कोई आ रहा है, कोई जानवर या कोई इंसान कोई भी आ रहा है, उसके कारण जो सरसराहट हो रही है, उन दोनों में वो अंतर को पहचान पाता है, देख सकता है, उस अंतर को समझ सकता है कि अंतर जो है वो किस कारण से हो रहा है। हवा के कारण जो जंगल में सरसराहट हो रही है, या फिर जो कोई जानवर आ रहा है, कोई आदमी या कोई उसके पास आ रहा है, जिसके कारण जो सरसराहट हो रही है, उस सरसराहट में वो अंतर महसूस कर पाता है, अंतर समझ पाता है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है और दहाड़ता है। बाघ जो होता है वो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है, कई तरह की साउंड्स को निकाल सकता है वो। बाघ अपने मूत्र से अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। मीन्स वो अपने यूरिन से अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है कि इतना मेरा एरिया है। जैसे ही कोई अन्य बाघ यहाँ कोई अन्य जानवर अन्य बाघ के समूह में प्रवेश करता है, उसे दूसरे की मूत्र की गंध से जाना जाता है। जैसे ही वो अपने यूरिन से अपने एरिया बता देता है कि ये इतना मेरा एरिया, उसका निर्धारण कर लेता है। जैसे ही कोई और टाइगर या कोई और जानवर, कोई भी एनिमल उसके उसमें एरिया में आएगा, तो उसे पता चल जाएगा उसके यूरिन की स्मेल से कि ये मेरे ग्रुप का नहीं है, या ये मेरे ग्रुप का नहीं है, तो उसके यूरिन से उसे पता चल जाता है। ऐसे ही वो अपने पूरे एरिया का, अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं अपने यूरिन से। ऐसे ही करते हैं डॉग्स भी, ऐसे करते हैं लाइन्स भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में कि वो अपने एरिया का कैसे करते हैं निर्धारण, अपने क्षेत्र का निर्धारण किस तरह से करते हैं, तो अपने यूरिन से, मूत्र से मिक्स करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऐसे ही डॉग्स भी करते हैं और लाइन भी करते हैं, तो हमें ये याद रखना है। एक बाघ की दाढ़ 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि एक बाघ की दाढ़ कितने किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, तो एक बाघ की दाढ़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। मीन्स हम 3 किलोमीटर दूर भी तब भी हम उसकी दहाड़ को सुन सकते हैं। एक टाइगर का शावक वजन एक टाइगर का बच्चा होता है, उसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। जो एक बच्चा होता है टाइगर का, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो उसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। जो टाइगर है वो एक मांसाहारी जानवर है। मीन्स एक ये कार्निवोरस एनिमल है जो मांस खाता है। बाघ के शरीर में धारियां पर्यावरण के कारण होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
जो उसकी लाइंस होती हैं, उसकी स्ट्रिप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, वो किस कारण होती है? पर्यावरण के कारण होती है। ये कई बार पूछा गया, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये लाइंस किस वजह से होती है। तो हमें ये याद रखना है कि टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं, उसकी बॉडी पर जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो एनवायरमेंट के कारण होती हैं। लाइन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। तो हमें इसके बारे में समझना है। अधिकांश से भारत में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा लाइन शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछा जाता है कई बार कि इंडिया में सबसे ज्यादा लाइन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत के गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा लाइन्स पाए जाते हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो ये तो हम सबको पता है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जानवर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ पर शेर का चिन्ह है। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये पॉइंट कई बार पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, उस पर शेर का ही चिन्ह है। हमें ये चीज याद रखनी है। शेर सेम टाइगर की तरह एलिफेंट की तरह सभी की तरह शेरनी और बच्चे ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और बूढ़ी शेरनी समूह का नेतृत्व करती है। जैसे टाइगर उसमें 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 भी शेर वो टाइग्रेस और उसके बच्चे ग्रुप में रहते हैं, जो सबसे ज्यादा बूढ़ी टाइगर होते हैं वही उसका नेतृत्व करती है। सेम ऐसे ही शेर का है, शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं, तो सबसे बूढ़ी शेरनी होती है समूह, वही समूह का नेतृत्व करती है। नर शेर शावक, जो छोटे बच्चे होते हैं शेर के, वे भी जो मेल होते हैं, वो अपनी उम्र में 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। मीन्स जैसे ही वो 2 या 3 साल के होते हैं, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं, अकेले रहने लगते हैं। मीन्स जैसे ही उनके बच्चे 2 से 3 साल के होंगे, वो ग्रुप को छोड़ देंगे, अकेले रहेंगे। फीमेल और उनकी फीमेल बच्चे ही ग्रुप में रहते हैं। जो सबसे ज्यादा बूढ़ा शेरनी होती है, बूढ़ी शेरनी, वही ग्रुप की लीडर होती है, वही ग्रुप का नेतृत्व करती है। शेर भी बाघ और कुत्ते की तरह अपने मूत्र से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। जो शेर भी होता है, तो वो भी अभी मैंने बताया था टाइगर का, टाइगर और डॉग दोनों की तरह ही अपने मूत्र से, अपने यूरिन से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि इतना मेरा इलाका है, जिससे कि कोई और उनके इलाके में आए, उनके क्षेत्र में आए, तो उनको पता चल जाए। इस वजह से वो भी अपना क्षेत्र का निर्धारण अपने मूत्र से ही करते हैं। शेर शेर सींग को भी उनकी मूंछों से दिशा का ज्ञान मिलता है। जैसे कि टाइगर को हमने बताया भी कि मूंछों से ही वो डायरेक्शन पता करते हैं, उन्हें रास्ता पता चलता है। रात के अंधेरे में भी उनकी मूंछें उनके रास्ता खोजने में, उनको डायरेक्शन देने में मदद करते हैं। उसी तरह से शेर की मूंछें भी रात के अंधेरे में उनको दिशा का ज्ञान देती हैं, डायरेक्शन बताती है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, किधर कौन सी डायरेक्शन। उनकी मूंछों से उनको पता चलता है। जन्म के समय शेर के बच्चे का वजन लगभग 2.5 से 3 किलो होता है। न्यू बॉर्न बेबी होता है शेर का, उसका वजन 2.5 से 3 किलो होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉल्फिन। तो ये देख रहे हो डॉल्फिन, इनकी कहीं आईज नहीं दिख रही क्योंकि एक अंधी डॉल्फिन है, इनकी आईज नहीं होती हैं। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन के फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। डॉल्फिन जो होती है वो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं, लंग्स से। डॉल्फिन एक बुद्धिमान प्राणी है और बहुत जल्दी मनुष्यों के साथ दोस्ती कर लेती है। आपने कई बार टीवी पर भी वैसे देखा होगा कि डॉल्फिन ह्यूमंस के साथ कितनी जल्दी दोस्ती कर लेती है, सभी से मिल लेती है एकदम से। तो ये डॉल्फिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, इंटेलिजेंट एक्वेटिक एनिमल होता है, और जो बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत जल्दी मनुष्यों के साथ अपनी दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन एक अंधी जीव है। डॉल्फिन की आईज नहीं होती, डॉल्फिन देख नहीं पाती, डॉल्फिन एक अंधी जीव है। और डॉल्फिन कई तरह की आवाजें निकालते और आपस में बातें भी करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डॉल्फिन एक अंधी जीव है या नहीं है। तो हमें याद रखना है कि डॉल्फिन एक अंधी जीव है। और डॉल्फिन जो होती है वो कई तरह की आवाजें निकालती है और आपस में बात करती है। ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा गया है कि डॉल्फिन कई तरह की आवाजें निकालती है और आपस में बातें करती है। तो हमें ये याद रखना है कि डॉल्फिन कई तरह की आवाजें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। नेक्स्ट है एकमात्र अंडे अंधे डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में घोषित किया गया है।
जो अंधी डॉल्फिन है उसे ही हमें नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। जो अंधी डॉल्फिन है वही हमारी राष्ट्रीय जलीय जानवर है। तो जानवर नहीं बोलेंगे, अंधी डॉल्फिन को ही हमारा एक्वेटिक एनिमल बताया गया है इंडिया का। भारत में अधिकांश डॉल्फिन इलाहाबाद पटना के बीच गंगा नदी में पाई जाती हैं। भारत में जो मोस्टली डॉल्फिन है वो इलाहाबाद और पटना के बीच में गंगा नदी में पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। भारत में मोस्टली जो डॉल्फिन है वो इलाहाबाद और पटना के बीच गंगा नदी में पाई जाती हैं। और जो अंधी डॉल्फिन है उसे ही हमें हमारे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्नेक्स। स्नेक्स इन इंडिया, भारत में सांप। भारत, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये टॉपिक अच्छे से याद रखना है। स्नेक्स इन इंडिया, भारत में सांप। भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन कई बार पूछे कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए, कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 1 होता है, 2 होता है। तो हमें ये याद रखना है, भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। जिसमें पहला है कोबरा, कोबरा जिसे हम नाग बोलते हैं। दूसरा रशेल वाइपर जिसे हम दबोइया बोलते हैं। तीसरा कॉमन करेत जिसे करेत ही बोलते हैं। चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे हम अफाई बोलते हैं। ये 4 तरह के हैं, ये 4 तरह के सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जहरीले सांप हैं। तो हमें ये याद रखने हैं कि ये 4 सांप हमें याद रखने हैं, इनका नाम याद रखना है, कौन कौन से 4 सांप होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसे 3 ऑप्शन सही दे दिए जाते हैं, चौथा गलत दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा सांप है जो भारत में नहीं पाया जाता है या भारत का जहरीला सांप नहीं है। या एक नाम दे दिया जाएगा और 3 अलग नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। हमें याद रखना है, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? कोबरा जिसे हम नाग बोलते हैं, रशेल वाइपर जिसे दबोइया बोलते हैं, कॉमन करैत जिसे करैत ही बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे हम अफाई बोलते हैं। ये 4 सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं जो जहरीले हैं, तो हमें ये याद रखने हैं। ये रहा कोबरा। कोबरा एक काले कलर का सांप होता है जिसमें व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स बने होते हैं। तो ये देख रहे हैं आपको कोबरा, ये ब्लैक कलर का है, ये काफी बड़ा होता है साइज में, उस पर ये व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स बने होते हैं। ये रसेल वाइपर, ये ब्राउन कलर का होता है, उस पर ब्लैक कलर के राउंड राउंड सर्कल्स बने होते हैं। ये रसेल वाइपर है। ये कॉमन करेट, ये भी ब्राउन कलर का होता है पर इस पे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी होती हैं पूरी बॉडी पे इसके। ये काफी लंबे होते हैं, लेंथ में इनका साइज काफी बड़ा होता है। ये सॉ स्केल्ड वाइपर, ये ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, हल्का व्हाइट क्रीम कलर में होता है। ये दिख रहा होगा आपको। स्नेक वाइट मेडिसिन, तो सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनती है जिसे हम सीरम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है, सांप के काटने की दवा किससे बनती है, उसका नाम क्या, उसे क्या बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनती है जिसे हम सीरम कहते हैं। तो इस सांप के जो काटने की दवा होती है उसे सीरम कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांप के काटने की दवा को क्या कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि सांप के काटने की दवा को सीरम कहा जाता है। और जो सांप के काटने की दवा होती है, जो जहर की दवा होती है उसकी, वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो हमें ये याद रखना है, सांप के काटने की दवा किससे बनती है? सांप के जहर से ही बनती है जिसे सीरम कहा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के जो होते हैं आगे को ऐसे 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वो जहर छोड़ते हैं। जैसे जैसे वो हमें काटते हैं तो उन्हीं दांतों से हमारे बॉडी के अंदर जो जहर होता है, वेनम होता है, वो इंजेक्ट हो जाता है। सांप के 2 खोखले वो दांत होते हैं जिनसे वह जहर छोड़ते हैं। हमें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हमसे कि सांप के कितने खोखले दांत होते हैं जिनसे वह जहर छोड़ते हैं। सांप किन से जहर छोड़ते हैं? तो हमें याद रखना, सांप के जो 2 खोखले दांत हैं वह सांप उनसे जहर छोड़ते हैं। और उन जहर वाले दांतों को क्या कहा जाता है? उन दांतों को विषदंत बोला जाता है। ये भी कई हमें याद रखना, कई बार पूछा गया जो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम विषदंत बोलते हैं। जहरीले दांतों को हम विषदंत बोलते हैं। सांप के 2 खोखले दांतों को विषदंत कहा जाता है। ये देखिए, ये पॉइंट है, सांप के 2 खोखले दांतों को विषदंत कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस साल भी 2022 का जो सीटेट का एग्जाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है जिनसे वो जहर छोड़ता है? तो उन्हें विषदंत कहा जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, मीन्स उन्हें सुनाई नहीं देता। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोग बीन बजाते हैं तो वो डांस करने लगता है कि नाच रहा है सांप, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप के कोई बाहरी कान ही नहीं होते, उन्हें सुनाई नहीं देता है, कोई उसे आवाज सुनाई नहीं देती। वो जमीन में हुए कंपन को, मीन्स वाइब्रेशन जो जमीन में हो रहा है उसे फील करता है, उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। उसका कोई भी बाहरी कान नहीं होता, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है।
जमीन में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अब खुद को मूव करता है, उस जो कंपन होता है उसे महसूस करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने मूव्स दिखाता है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो खाना चबाते नहीं है बल्कि निगल जाते हैं। जो सांपों के दांत होते हैं वो काफी नुकीले होते हैं। वैसे तो सांपों के 200 दांत होते हैं, जिसमें से 2 दांत होते हैं जो खोखले होते हैं जिसे विषदंत कहा जाता है, लेकिन फिर भी सांप खाने को चबाता नहीं है बल्कि निगलता है। सांप कभी भी खाने को नहीं चबाता, वो खाने को निगल जाता है। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार सीटेट में पूछा गया है कि कोबरा ऐसा कौन सा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। तो हमें ये याद रखना है कि कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। सिर्फ कोबरा ही एक ऐसा सांप है, तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कि कोबरा ही एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। तो ये एक प्रजाति है, जनजाति है कालबेलिया, ये राजस्थान में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछा गया है कि सांपों को नचाने वाली जनजाति को हम क्या बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कालबेलिया। जो सांपों को नचाती है जनजाति, उस जनजाति का नाम है कालबेलिया। ये कालबेलिया कहाँ की जनजाति है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हमें याद रखना है कि ये कालबेलिया जो है ये राजस्थान की जनजाति है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि सांपों को नचाने वाली जनजाति कौन सी है, तो याद रखना है कालबेलिया। ये कालबेलिया कहाँ की जनजाति है, तो ये कालबेलिया राजस्थान की जनजाति है। कालबेलिया के लोग सांप के डंक के निशान से पता कर लेते कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोगों को सांप की इतनी पहचान होती है, इतना ज्ञान होता है सांप के बारे में, मीन्स कोई अगर सांप काट ले तो हम कालबेलिया लोगों को दिखाएं तो वो सिर्फ डंक से, उसके निशान से पता कर लेंगे किस सांप ने उसे काटा है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कालबेलिया के लोग सांप के डंक के निशान से जाने जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किस सांप ने काटा है, किस सांप ने उसको काटा हुआ है, किसका ये डंक है। कालबेलिया के लोग अपनी बेटी की शादी में सांप के उपहार के रूप में देते हैं। कालबेलिया जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी में एक उपहार के रूप में सांप जरूर दिया करते हैं। तो कालबेलिया जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी में सांप देते हैं उपहार में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ये पॉइंट भी कई बार सीटेट में पूछा गया है कि वो अपनी बेटी की शादी में सांप क्या उपहार में देते हैं, सांप उपहार में देते हैं। कौन देते हैं, कालबेलिया जनजाति देती है। कहाँ की है कालबेलिया जनजाति, राजस्थान की है कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति सिर्फ सांप के डंक से, सांप के डंक के निशान से पहचान सकते हैं कि किस सांप ने काटा है। तो ये चीज हमें पॉइंट कुछ याद रखने हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा सांप अजगर है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। एकमात्र कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, ये भी हमें याद रखना है। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक एक बार, फिर हमें याद रहेगा। और मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं, जो मैंने अभी तक पॉइंट्स इस पे पीडीएफ में लिखे हैं, वही पॉइंट सेम डिट्टो वही पेपर में आ रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से याद करने। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतने इजी वे में मैंने लिखे हुए हैं। वही पॉइंट्स आएंगे। आप एक बार एनसीईआरटी से भी चेक कर सकते हैं आप। और मैं बता रही हूँ आपको कि आप ईबीएस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एनसीईआरटी से पूरा पेपर देखने को मिलेगा। बहुत इजी पेपर आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि क्या। तो अब हम पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ के शरीर पर काली और पीली पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां पाई जाती हैं। ये किस तरह किस कारण होती हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में पूछा गया कि बाघ के शरीर पर जो काली पीली धारियां होती हैं या किसी भी जानवर के शरीर पर जो धारियां पाई जाती हैं वो किस वजह से पाई जाती हैं। तो हमें याद रखना है वो उसके वातावरण की वजह से, इन्वायरमेंट के कारण पाई जाती हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये किस वजह से होती है, तो ये इन्वायरमेंट वातावरण की वजह से होती है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हमें याद रखना, भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। ये भी हमें याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। और बाघ बाघ का जो वो समूह होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, सबसे बूढ़ी बाघिन नेतृत्व करती है बाघ के समूह का। बाघ के समूह में कौन कौन रहता है, बूढ़ी बाघिन रहती है, उसके बच्चे रहते हैं। और नर बच्चे जो होते हैं बाघ के नर बच्चे, वो 2 से 3 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देते हैं। ये चीज में हमें याद रखनी है, बाघ के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देते हैं। और समूह में कौन कौन रहता है, बाघिन रहती है और उसके बच्चे रहते हैं जो फीमेल बाघिन होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो रहती हैं।
और छोटे बच्चे जो 2 से 3 वर्ष की उम्र में मेल जो होते हैं वो अपने समूह को छोड़ देते हैं। बाघ मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। रात के अंधेरे में भी बाघ मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। कैसे? 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती हैं, इसे हमें याद रखना है। 4 2 6 हो गए तो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो उसे दिशा बताने में, रात के अंधेरे में दिशा बताने में, दिशा का ज्ञान कराने में उसे मदद करती हैं, रास्ता दिखाने में मदद करती हैं। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो उसे दिशा बताने में, रास्ता बताने में उसकी मदद करती हैं। बाघ अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र से करता है, जिससे उसे पता चल सकेगा कोई अन्य किसी और अन्य समूह का बाघ उसके अगर इलाके में आता है, अपने क्षेत्र में आता है, अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। वो उस क्षेत्र में अगर कोई आता है तो उसके मूत्र की महक से उसे पता चल जाता है कि ये कोई अन्य बाघ है, किसी अन्य समूह का बाघ हमारे समूह में आ गया है, जिससे उसे पता चल जाता है। ऐसे ही अपने क्षेत्र का निर्धारण, अपने क्षेत्र का निर्धारण ऐसे ही करता है, कुत्ता भी करता है, शेर भी अपने क्षेत्र का निर्धारण इसी तरह से अपने मूत्र से, अपने यूरिन से ही करता है। तो हमें ये याद रखना है। बाघ के छोटे बच्चे का वजन कितना होता है? बाघ के छोटे बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो का होता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि बाघ के छोटे बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो। और बाघ जंगल में हुई सरसराहट जो कि हवा के कारण हो रही है, किसी जानवर या मनुष्य के कारण हो रही है, उसमें अंतर पहचान पाता है। बाघ के अंदर ये एबिलिटी होती है कि उस जंगल के अंदर हो रही सरसराहट के बारे में पहचान सके। बाघ जब दौड़ता है उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। सेम शेर की दहाड़ भी 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो हम पढ़ेंगे शेर के बारे में। शेर एक भूरे रंग का जानवर होता है। शेर हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ पर शेर का चिंतन शेर बना हुआ है। हमें ये याद रखना है। शेर के बारे में हमें सब। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर का समूह का नेतृत्व भी कौन करती है? सबसे बूढ़ी शेरनी जो होती है वो शेर के समूह का नेतृत्व करती है। शेर का बच्चा भी, नर बच्चा भी 2 से 3 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। शेर का नर बच्चा भी अपने समूह को छोड़ देता है और शेर के समूह में उसकी शेरनी रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। जो सबसे बूढ़ी शेरनी होती है फीमेल्स ही रहती है। मीन्स ग्रुप जो बनता है, समूह बनता है, वो फीमेल्स का ही बनता है। जो ग्रुप में समूह में रहते हैं उसमें उसका नेतृत्व कौन करता है? इसका लीडर कौन होता है? जो सबसे बूढ़ी शेरनी होती है वो उसकी लीडर होती है। और शेर की धाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर उसकी तो टाइगर की तरह शेर की मूछें भी उसके दिशा बताने में, दिशा को ज्ञान करने में मदद करती हैं। सेम टाइगर की तरह शेर का भी शेर हमसे 6 गुना अधिक रात के अंधेरे में देख सकता है, क्योंकि शेर की 4 पैर 2 आंखें होती हैं। ये ट्रिक है याद करने की। हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। ऐसे शेर एक मांसाहारी जानवर होता है, जंगल का राजा होता है। ऐसे शेर भूरे रंग का जानवर होता है। शेर के बच्चे का जन्म 2.5 से 3 किलो का होता है। जब शेर का बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2.5 से 3 किलो ही होता है। भारत में शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। गुजरात के गिर राष्ट्रीय पार्क में, गिर नेशनल पार्क में गुजरात में सबसे ज्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन एक अंधीय जीव है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन को ही बताया गया है। डॉल्फिन को ही बताया गया जो अंधी जीव होती है। डॉल्फिन एक अंधीय जीव है। अंधी डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन सबसे ज्यादा कहाँ है? डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के बीच गंगा नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। डॉल्फिन आपस में बातें करती हैं। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि डॉल्फिन आपस में बातें करती हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं। ये चीज हमें याद रखनी होगी कि डॉल्फिन आपस में बातें करती हैं और अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जानवर है, बहुत ही बुद्धिमान जीव है, जो मनुष्य से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। ये चीज हमें याद। तो अब हम पढ़ेंगे स्नेक्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो अब हम स्नेक्स का रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो हमें ये याद रखना है कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कोबरा। कोबरा यानी कि नाग। फिर है रसेल वाइपर यानी कि दुबोइया, जिसे हम दुबोइया बोलते हैं। फिर तीसरा है करेत, जिसे हम करेत ही बोलते हैं, कॉमन करेत बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर मतलब यानी कि अफाई। ये 4 प्रकार के हमारे भारत में सांप पाए जाते हैं।
इनके नाम हमें याद रखने, हमसे ये नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सांप पाए जाते हैं भारत में, कौन कौन से भारत के 4 जहरीले सांप हैं, उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें इनके नाम भी याद रखने, कितने तरह के पाए जाते हैं, 4 तरह के, हमें ये भी याद रखना है। सांप सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं जिसे हम विषदंत बोलते हैं, जो खोखले होते हैं, जिनसे सांप हमारे अंदर जहर इंजेक्ट करता है, तो हमें ये याद रखना है। सांप के जहर की दवा सांप के जहर से ही बनती है, जिसे हम सीरम बोलते हैं। एंटी वेनम जो होती है उसे हम सीरम बोलते हैं, सांप के जहर की दवा जो सांप के जहर से ही बनती है, तो हमें ये चीज भी याद रखनी है। सांप खाने को कभी चबाता नहीं है, सांप खाने को नीलता है, निगलता है, ये चीज भी हमें याद रखनी होगी। वैसे तो सांप के 200 दांत होते हैं, लेकिन सांप के 2 ही खोखले दांत होते हैं जिसे हम विषदंत बोलते हैं। सांप कभी भी खाना को चबाता नहीं है, खाना को निगलता है, ये चीज हमें याद रखनी है। सांप को सुनाई नहीं देता है, सांप के भारी कान नहीं होते हैं, तो ये हमें याद रखना, सांप के भारी कान नहीं होते, सांप को कुछ सुनाई नहीं देता है। जो जो सांप कैसे सुनता है, सांप सुनता नहीं है, सांप जमीन में जो वाइब्रेशन हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है, वही चीज वो फील करता है, महसूस करता है, जमीन के वाइब्रेशन को, कंपन को वो महसूस करता है, जो जमीन में कंपन हो रहा होता है। सांप को नचाने वाली जनजाति कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सीटेट में। तो जो सांप को नचाती है वो जनजाति का नाम है कालबेलिया जनजाति। ये कालबेलिया जनजाति कहाँ की है, ये कालबेलिया जनजाति राजस्थान की है, राजस्थान में ये जनजाति है जिसका नाम है कालबेलिया। ये सांप को नचाती है, ये कालबेलिया जनजाति बता सकती है कि किस सांप के डंक देखकर, सांप के कांटे का निशान देखकर, डंक का निशान देखकर बता सकती है कि किस सांप ने इसको काटा हुआ है। कालबेलिया जनजाति अपनी बेटी की शादी में सांप को उपहार के रूप में देती है। कालबेलिया जनजाति जो होती है उसको अपनी बेटी की शादी में सांप को उपहार के रूप में देती है। और कालबेलिया जनजाति की जो होती है ना, वही कालबेलिया जनजाति ये एक ऐसी जो होती है जो सांप के बारे में सटीकता से बता सकती है हमें। और फिर हमें जानना है कोबरा के बारे में। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को रहने के लिए घोंसला बनाता है, और किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो भूख लगने पर अपने बच्चों को ही खा जाता है। अजगर दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, सबसे बड़ा जानवर है, ये चीज हमें याद रखनी। तो हमारा सीटेट का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे हमने एनिमल्स का पढ़ लिया, एक ही क्लास में हमने पूरा एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझिए अच्छे से। इस चीज को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ यहाँ से ही पूरा इसी टॉपिक से, इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, इसी स्लाइड से आ जाएगा, इसी पीडीएफ से आ जाएगा, इस क्लास से। सीटेट का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है, वो सिलेबस से ही पूछता है, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं पूछता है। इसलिए हमें जो सीटेट का सिलेबस हो वही याद करना है, वही पढ़ना है, वही समझना है। इसलिए जो भी होता है मैं आपको सीटेट का पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस दूंगी, एग्जैक्ट पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, जो भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप अच्छे से इसको समझिए, 1-2 बार रिवाइज करिए, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा 1-2 बार में। तो ये बहुत ईजी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।